Hi, my name is Anchal Arora and I will be taking chemistry sessions for you folks. अभी गेम ये है कि हम लोग को केमिस्ट्री कब तक खत्म करना है। हम लोग को केमिस्ट्री वील फिनिश इट टुगेदर बाय 31 जनवरी एंड बाय वी आई मीन ढंग से सब कुछ पढ़ते हुए 31 तक खत्म हो जाना चाहिए। कुछ डिले वाला गेम ही नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज डीपीपी, रोज क्लास के बाद डीपीपी दी जाएगी तुम लोगों को रोज, और तुम लोग को वो रोज रिलीजियसली उसको सॉल्व करना है, रोज करना है। ऐसा कुछ नहीं कि आज मन नहीं था तो नहीं किया, या आज क्लास नहीं अटेंड की। क्लास रोज अटेंड करनी है, डीपीपी रोज सॉल्व करनी है। कोई तुम्हारे मार्क्स आने से रोक नहीं पाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। और क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग पीवाई क्यूज सॉल्व करेंगे साथ में। एक बार सब खत्म हो जाएगा तो पीवाई क्यूज भी सॉल्व करेंगे। हम लोग हर संडे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज से क्लासेस शुरू है, आज से लेके सैटरडे तक हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी मान लो मोल कंसेप्ट खत्म हो गया तो मोल कंसेप्ट का टेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, मंडे से संडे में तुम्हारा सब रिवाइज हो जाएगा, एवरीथिंग। तुमने जो भी मंडे से सैटरडे पढ़ा, तुमने टेस्ट दिया, खत्म, चलो भाई अगली वीक अगली बात। तो ऐसे तुम रेगुलर रहोगे। बट प्लीज क्लास में रेगुलर रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मैं कुछ ऐसे 11th 12th बाइफोकेशन नहीं करूंगी। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, तुम लोग को पहले पढ़ा दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी, और फिर 2-3 महीने बाद तुम लोग को ऑर्गेनिक कराई जाती है क्लास 12th की, विच इज वन एंटायर बुक। अब उसमें क्या होता है, भूल चुके हो तुम, ना इंडक्टिव याद, ना रेजोनेंस याद, ना जीओसी याद, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब भूल गए हो। हम क्या करेंगे, हम जीओसी से शुरू करेंगे, हम अमीन्स पे खत्म करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो अब उससे क्या होगा, एक फ्लो बना रहेगा, राइट। सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, एक साथ अप्लाई करना सीख जाओगे, और ये कंसेप्ट फिर पेपर में इजीली अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि सब कनेक्टेड है। सारी डॉट्स कनेक्ट कर दोगे कि इसका ये रिएक्शन तो उसका हमारे दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेपरेशन थी, एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग साथ में क्लास लेंगे रोज, मैं भी रोज आऊंगी, तुम भी रोज आओगे, प्लीज मिस मत करना क्लास। डीपीपी साथ में करेंगे रोज, पीवाई क्यूज कर लेंगे इनमें। संडे को हर संडे टेस्ट देंगे, हर संडे, और टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। तो जो तुम गलतियां कर रहे हो वही के वही एनालाइज हो जाएंगे, ठीक। पढ़ना कैसे, धीरे धीरे हम ये साथ साथ क्लास के शुरू करते रहेंगे। तो आई होप आई एम क्लियर। हाय, डिलीटेड भी, हाँ हाँ डिलीटेड भी करेंगे, बट उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। मतलब जैसे मान लो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, हमें पता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार जब पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, जब सब चीजें पढ़ लेंगे, तो एंड में उसको पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर ऐसा करेंगे। और जो चीजें पहले से कनेक्ट होने के लिए चाहिए वो साथ साथ पढ़ेंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये सब ड्यूरिंग द मोल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए ना। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसकी बात करेंगे, आधा घंटा लगेगा, फटाफट उसको निपटा देंगे। पॉइंट क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि चैप्टर तो हो गया ना, ये जो डिलीटेड है ये भी करेंगे। क्योंकि ऐसे विश्वास नहीं कर सकते ना हम कि पक्का डिलीटेड ही है। तो पढ़ेंगे सब, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं पढ़ेंगे, बट प्रायोरिटी उसको देंगे जिसको उन्होंने लिख के दिया कि भैया ये तो आना ही आना है, ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा यार, और कहाँ से पढ़ाऊंगी तेको, सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। और कोई दिक्कतें हैं क्या तुम्हारे जीवन में अभी, सही चल रहा है? एक्साइटेड हो, क्लासेस चालू हो रही हैं? प्रियांशु अभी तो बताया 30 जनवरी तक पक्का वाला खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि बोलने के लिए मैंने बोल दिया कि भैया नवंबर में खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक को जितना टाइम देंगे उतना अच्छा है। अब गेम क्या होती है, लोग बोलते हैं कि नवंबर में खत्म कर देंगे, फिर ऑर्गेनिक वैसे ही पढ़ाते हैं कि बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये एक्सेप्शन से याद कर लो, बेटा ये रेजोनेंस है, ये एक्सेप्शन से याद कर लो। क्यों याद कर लो, सीखेंगे ना, रिलेट कैसे करेंगे चैप्टर्स में। हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, तमीज से। नीट निकालना है, नीट 2024 ढंग से निकालेंगे, कंसेप्ट दिमाग में बैठे होंगे, रिवाइज करते रहेंगे साथ में। ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ेंगे भैया, ऑर्गेनिक बहुत वीक हो जाता है सबका, और रोने लग जाते हो तुम लोग। इतने क्वेश्चंस करेंगे ना, पागल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये तो जेई का दिलवा दो, ऑर्गेनिक का पेपर सब हो जाएगा, ठीक है। हेलो केमिस्ट्री, यार मेरा नाम तो आंचल है, केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट है। मैम केमिस्ट्री में 120 प्लस चाहिए, तो ये तो तू खुद को बता, मुझको क्या बता रहा है, मैं तो पढ़ाऊंगी ना।
बुद्धू। यस, क्लास रिकॉर्डिंग्स होंगी एवरी टाइम आफ्टर द क्लास। आपको क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा फॉर श्योर। तो तुम्हें अगर कुछ मिस हो गया या कुछ देखना है दोबारा तो यू कैन ऑलवेज रिविजिट इट। फिजिकल केमिस्ट्री में भी थ्योरी पता है यार, मुझे पढ़ाऊंगी ना फिजिकल केमिस्ट्री भी। पर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पे भी अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई ऐसे ना बोल पाए कि यार एनसीईआरटी तो थी, क्यों नहीं हो पाया। हो जाएगा, यही मिलेगा ऐप पे सब कुछ। घर से आके थोड़ी लेके जाएगी, सब मिल जाएगा, पीडीएफ वीडीएफ। ठीक है, ठीक है जी। बात समझ आ गई? आ गई तो वूहू कर दो एक बार फिर से। मैम मेरे 130 आ रहे हैं इस बार, 180 कैसे करूं? कर लेंगे यार साथ में, क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पढ़ाई करनी है। देख कैसे आएगा 180। क्लास रेगुलरली अटेंड कर, डीपीपीज रेगुलरली सॉल्व कर, डाउट साथ के साथ पूछ। ठीक है। दूसरी चीज, डर मत, ना खुद से, ना केमिस्ट्री से, ना फिजिक्स से, ना बायो से। डर खत्म कर दे। उसके बाद टेस्ट रेगुलरली दे। उसके बाद खुद पे एक्सपेक्टेशन बढ़ा दे कि मेरे बस की है, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो शुरू करें, लेट्स गो। सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये सब एंड में करेंगे। अभी शुरू स्क्रैच से ही करेंगे, एटम से शुरू करेंगे। जिन लोगों ने ओरिएंटेशन लेक्चर देखा यूट्यूब में, मुबारक हो, तुम्हारे पहले 20 मिनट रिवीजन चल रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं यार, शुरू से शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तुम्हें पहले की 10 चीजें देख के ऐसा लगे कि यार ये तो बड़ा ही बेसिक है, ये कैसी बातें कर रहे हो, मोल वोल का ये बता रहे हो। बता रहे हैं क्योंकि चाहिए। देखो अगर मोल कंसेप्ट स्क्रैच से अच्छे से हो गया तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। तो अब मैं क्लास 11th के भी न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि मुझे स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट अच्छे से आता है। मैं क्लास 12th के भी न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकती हूँ। मैं क्लास 12th में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स याद रख सकती हूँ क्योंकि मैंने सब शुरू से शुरू पढ़ा है। मैंने ऐसे नहीं सोचा कि हाँ यार ये तो समझ आ ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। थैंक्स मानसी, सो क्यूट। चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके प्रिंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। प्रतिभा कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट ही लास्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट पे जाएंगे नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, सीट पक्की करनी है। और प्लीज ये मत रोना कि यार इतनी सी तो सीटें हैं, ये तो बड़ी कम सीट्स हैं यार गवर्नमेंट कॉलेज में, ओहो बहुत कम सीट्स है, बहुत स्ट्रेस है। तुम्हें एक चाहिए, एक, अपनी कुर्सी फिक्स रखो, एक चाहिए। तुम्हें मतलब ही नहीं है, मैं कह रही हूँ 5 सीटों, एक चाहिए, एक, उस एक पे फोकस करो। ऐसे वो जो घोड़े के लगा होता है ना, ऐसे बस बिल्कुल उस डायरेक्शन में सोचो कि मुझे एक चाहिए, जितनी मर्जी हो मैं उस एक के लिए मेहनत करूंगी या करूंगा। चलो महेंद्र, नेक्स्ट क्लास से पक्का बैकग्राउंड वाइट भाई। और कुछ चाहिए, और कोई सेवा, कुछ और? ठीक है, पढ़ाई कर ले। आज के लिए माफी, ब्लैक बैकग्राउंड, ओ हो, वो मुझे लगा था कलरफुल बना दूंगी यार थोड़ा सा, मेरी गलती। अगली बार से वाइट बैकग्राउंड पक्का, प्रॉमिस, ओ हो। हाँ यार नोट्स तो लिख, साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग में लिखते रहो। 5 पेन से मत लिखना प्लीज, प्लीज प्लीज। 5 पेन से मत लिखना, नोट्स नहीं बेचने हैं तुमको, नहीं बेचने हैं। अगर बेच रहे हो तो गुड, मतलब अच्छा एक्स्ट्रा इनकम, बट तुम्हें बेचने नहीं है, उस पर्पज से नोट्स मत बनाना। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना चालू करना, ठीक है। और जो मैं लिख रही हूँ वो रफ में लिखते रहना, पीडीएफ तुम्हें मिल ही जाएगा एनीवे। बट नोट्स बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। अपनी हैंड राइटिंग में लिखना। अब मैम बहुत पका लिया क्या, मैम स्टार्ट? ऐसे कैसे यार तुम लोग, मैम स्टार्ट ऐसे तो धीरे कर रहे हैं यार, स्टार्ट कर रहे हैं, डांट मत। ऐसे मत लिखा करो यार, इमोजी बना दिया करो यार, ऐसे तो मुझे लगा तूने डांट दिया मुझे।
मैम स्टार्ट। ओके बेटा, हम स्टार्टिंग। मैम शुरू कीजिए। जी जी अर्ज किया है। ऐसे शुरू करना है क्या? अर्ज किया है। ठीक है, अर्ज किया है एटम क्या होता है। एटम, डाल्टन जब था तो डाल्टन ने बोला था एटम जो है वो छोटू सा स्मॉलेस्ट टीनी टाइनी पार्टिकल होता है ना। इट इज अ टीनी टाइनी पार्टिकल। और डाल्टन ने बोला था कि मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो जो एंड में आएगा वो एटम है, ये बोला था उसने। बट लोग आए, लोगों ने बोला अरे रुक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होते रहे, हमें और पढ़ना पड़ा, किताबें और मोटी होती गई और जिंदगी ऐसी ही चलती गई। लेकिन फिर भी एटम बहुत छोटा है ना। अब अगर मुझे एटम की मास के टर्म्स में बात करनी है तो आज तो मेरी टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आहा क्या टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वो पता चल जाता है सब कुछ। तुम लोग को तो पता ही है टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, आधे पेपर चैट जीपीटी। बट उस टाइम पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी ना। सोचो पूर्वजों के भी पूर्वजों के टाइम पे नहीं थी। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौजूद थी भी अगर, तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। मतलब उस टाइम थोड़ी इतनी बड़ी छोटी छोटी डिवाइसेस या पैरेटस होंगे, उस टाइम तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार हर एटम का तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि इतना बड़ा 1.5 घंटे का प्रोसेस करें और पता लगाएं। तो उन्होंने बात शुरू करी रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में उन्होंने बोला कि यार एक एटम का मास फिक्स कर देंगे, है ना, और बाकियों का मास जो है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये बात हुई थी और ये उनको इजी भी लगा कि यार एक का निकाल लेते हैं और बाकियों को उसके टर्म्स में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन, उन्होंने बोला हाइड्रोजन का मास जो है वो है यूनिटी 1। तो इसके रिस्पेक्ट में मे बी नाइट्रोजन का 14 है क्योंकि वो 14 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से। मैं अगर हूं रिलेटिव, मेरे रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और तेरा मास निकाल रहे हैं या तुम्हारा मास निकाल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, जैसे तुम्हारा मास मान लो, तुम्हारा तो कम ही होगा यार, मैं बहुत मोटी हूँ, रुक जाओ, किसी और मोटे इंसान का मास जो है वो मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा है। 10 टाइम्स बहुत हो गया, 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब 5 टाइम्स अगर ज्यादा है तो उसका मास 5 AMU बोल दिया, ये बोल के कि मेरा 1 मान रहे हैं, मेरा 1 वो मुझसे 5 गुना भारी है, ये दिखाने के लिए 5 AMU बोले। बहुत खुश हो गए, ताली वाली मारने लग गए कि भैया हाइड्रोजन का मास तो यूनिटी ले लिया, जिंदगी सफल हो गई, सबका मास इजी आ गया। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को करा तो हाइड्रोजन का मास यूनिटी था नहीं। एक्चुअली हाइड्रोजन का मास था 1.008 EU। तो देख रहे हो वो पॉइंट के बाद वाली चीज। तो इसका मतलब उनके कुछ डेसिमल्स में आंसर आने लग गए होंगे। उन्होंने बोला भाई जिंदगी आसान करनी थी, ये क्या मुश्किल कर दी, ये तो पे डेसिमल में आ गया, हम कह रहे हैं होल नंबर दे दो हम अच्छे से याद कर पाए। तो उन्होंने बोला सुनो हाइड्रोजन तुम तो निकलो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी हेल्प चाहिए ही नहीं हमको। फिर वो बोलते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में है, बढ़िया, हमारी जीवन की रक्षा भी कर रही है, तो इसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में उनसे एक छोटू सी गलती हुई, उन्होंने ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले ली। अब ये गलती क्यों है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, उन्होंने उसको यूज कर लिया। गलती का है कि गलती ये है कि इसमें 16 वाली थी, 17 वाली, 18 वाली, सब आइसोटोप्स थे। फिर एवरेज वाली कहानी आ गई। फिर यही हो गया कि यार ये तो हमने परफेक्ट नहीं लिया, इसका तो कुछ एवरेज मास था, एवरेज था तो अब दिक्कत हो गई। इन्होंने बोला सुनो रहन दो यार, ये भी नहीं चाहिए। तब इनको खनका कि अगर आइसोटोप्स की कहानी है ही, ऑडियो नहीं आ रही क्या? सबको नहीं आ रही ऑडियो? अक्षय कांट हियर मी? बोलो यार। अक्षय अगर तूने पंगे लिए ना झूठ मूठ के कि ऑडियो नहीं आ रही है और ऑडियो आ रही हुई, फिर तो देखियो आ रही है, झूठ। यार देखा मेरा फ्लो तोड़ दिया तूने, ऐसे मत कर, सच बोलो। और अगर नहीं आ रही है सच में और अगर तू झूठ नहीं बोल रहा तो फिर प्लीज रिफ्रेश कर ले, फिर आ जाएगी, ठीक है। कार्बन 12 लिया, उन्होंने बोला कि कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं दुनिया में, पर हम कार्बन 12 ले लेते हैं क्योंकि इतनी आइसोटोप की कहानियां चल रही हैं इतनी ज्यादा, तो कार्बन 12 लेते हैं। अब उन्होंने स्मार्टली खेला,
कार्बन 12 का मास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला और लोगों का मास इसके टर्म्स में बताने लगे। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था relative atomic mass is equal to mass of one atom of that element जिसकी हम बात कर रहे हैं divided by 1/12 the mass of कार्बन 12 एटम। देखो उन्होंने एक ही आइसोटोप लिया था कार्बन का, कार्बन 12, उसके रिस्पेक्ट में बात करी और कार्बन 12 का मास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल लिया। एक बार तो वो मेहनत कर सकते थे ना, बाकियों के केस में तो उनको रिलेटिव मिल गया। तो उन्होंने बोला कि लोगों के मासेस हम एएमयू या यूनिफाइड मास में बताएंगे। एटॉमिक मास यूनिट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास, ये आजकल नया टर्म शुरू हुआ था, ठीक। और उन्होंने बोला कि 1 AMU would be equal to 1/12 the mass of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मास कैसे निकाला होगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कि ग्राम्स में इसका मास आ गया है ना, और 1 AMU की वैल्यू आ गई। अब जिंदगी कैसे आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोले ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, इसका मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। आसान हो गया ना, हर बार उतने में बात नहीं करनी पड़ रही। 16 AMU बोल दिया, दिमाग में रख लिया 1 AMU की वैल्यू क्या है, 1 AMU स्टैंडर्ड मान लिया, और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्यों? अभी क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे वो लॉजिकली प्रोबेबली हमें थोड़ा सा घुमा सकता है, प्रोबेबली। दूसरी चीज, 1 AMU क्या होता है, किसके टर्म्स में लिया गया? कार्बन 12 आइसोटोप लिया, माना गया कि 1 AMU विच इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास निकाला, 1 AMU की वैल्यू निकाली, एटम्स का मास उसमें निकालते रहे। यहां तक गेम समझ आई तो बताओ, थोड़ा सा लिख लो, ले लो 2 मिनट। अगर लिख लोगे, बात समझ आ जाएगी तो बोल देना यस, आगे चलेंगे फिर। आई वेट तब तक, और समझाऊंगी, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अभी बस थोड़ी सी कहानी बताइए, उतनी कहानी समझ आई तो बताना, आगे की बात आगे करेंगे। जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं मेरे दिमाग में भी है, तो वील गो अहेड। अभी के लिए इतनी बात समझ आई जितनी मैंने कहानी बोली है, तो बोल देना। मेरी आंख नहीं दिख रही है, कौन सी वाली? ये तुम लोग कैसी बातें करते हो, तू पढ़ाई कर यार प्रिंस। दो है मेरे पास, आंखें दिख रही है यार, अभी हटाऊंगी दिखेगी फिर। चलो लेट्स गो। अब सोचो, अभी तक हमें ये पता चला कि कुछ एएमयू उन लोगों ने फिगर आउट करा और उन्होंने बोला हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वेयर 1 AMU वाज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक। उसकी ग्राम्स में वैल्यू निकाल दी और हर किसी के साथ उसको चेपने लग गए, ठीक है। × 23 तो लिखा है, हाँ यार ये 23 होना चाहिए, सॉरी एंड थैंक यू, पक्का 23 होना चाहिए, हाँ। इसको 23 कर देना यार यहाँ पे। ठीक है, आगे की बात सुनो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एटम का मास कौन बताता है? जल्दी से बताओ, एटम है, उसका मास कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, एटम का मास कौन बताएगा? सोचो, कुछ तो बोलो। ले, आंसर ही नहीं देते यार।
आहा, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस से ही पता चलता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो न्यूक्लियस में जो चीजें हैं उसकी वजह से एटम का मास पता चलता है। क्या बढ़िया बच्चे हो तुम। तो सुनो, एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनको नहीं समझ आया था। इलेक्ट्रॉन्स का मास दुनिया बोलती है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर इन लोग के सामने। ठीक। तो बेसिकली एटम का मास बताने वाले लोग कौन हुए? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं। और इन भाइयों को साथ में बुलाया जाता है न्यूक्लियॉन्स। इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हम्म। और अगर तुम्हें थोड़ा सा याद है, अगर, तो क्या तुम्हें याद है कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है? नहीं याद तो मैं बता रही। मास नंबर जो होता है, जो हम ऐसे एलिमेंट लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर, सॉरी नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, वो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। और ये बात तय है कि मास बता कौन रहा है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक, या न्यूक्लियॉन्स। तो अब मेरा अगला सवाल आता है तुम्हारे लिए, क्या मास नंबर एटॉमिक मास के इक्वल है? एटॉमिक मास जो हमने अभी बात करी, और मास नंबर जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, क्या वो दोनों चीजें एक ही बात है? मास नंबर और एटॉमिक मास, यस और नो, जल्दी से। बोलो बोलो, क्या वो सेम चीज है? नहीं। सोचो क्यों, होना तो चाहिए। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो मास नंबर है, और वही लोग तो मास बता रहे हैं, पर वो नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, वो मेरा मास नंबर होता है। दैट्स अ नंबर, इट्स नॉट मास, है ना। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एएमयू में होता है। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग बहुत गलत सोचते हैं, कि मास नंबर इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू एटॉमिक मास। बट मैं ये तो बोल सकती हूँ ना कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इनटू 1 AMU। मास तो एएमयू में होता है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। क्योंकि वो तो एक नंबर है ना, मैं उसको मास में कन्वर्ट कर रही हूँ ना। वो तो बता रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ वो है, उन्हीं से तो मास बन रहा है, राइट। तो उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट द पॉइंट। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। हम दोनों अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। हम सोचेंगे कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए न्यूमेरिकल टेस्टिंग होगी, अभी करेंगे। इतनी बात समझ आई तो बताओ जल्दी से। आई रिपीट तनु, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं ये बोल रही हूँ कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मास डिसाइड करता है। न्यूक्लियस में बैठे कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। जैसे हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन ही होता है ना बस। तो अब तू सोच, हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1 AMU। वो कैसे सोचा होगा हमने? एक प्रोटॉन इंटू AMU, है ना। एक प्रोटॉन जो है वही तो मास बता रहा है। बात समझ आई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मास बता रहे हैं वो तो नंबर है ना हमारे पास। अब मान ले मेरे अंदर 10 प्रोटॉन है, तो मेरा मास क्या होगा? मेरा मास क्या होगा? 10 इंटू एक प्रोटॉन का क्या मास है? वो 1 AMU है। अब समझ आई? बात समझी?
चलो चलो दोबारा से अलग तरीके से सोचते हैं। देखो ये मैं हूं, मेरे अंदर 10 प्रोटॉन है और मेरे अंदर 10 न्यूट्रॉन है, मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो दोबारा आ जाएगा, अब कोई टेंशन की बात थोड़ी है। 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है। मैंने ये बोला कि मेरा मास कितना होगा। आराम से सोचो, मास होगा किसकी वजह से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, है ना। हर प्रोटॉन का, हर प्रोटॉन का कुछ मास होगा और हर न्यूट्रॉन का कुछ मास होगा। हर प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 AMU के इक्वल होता है। हर न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 AMU के इक्वल होता है। अब सोचो मेरा मास कितना होगा। एक प्रोटॉन का 10 है ना, सॉरी एक प्रोटॉन का एक है ना, तो 10 का कितना होगा? 10 इंटू 1 AMU। तो ये हो गया प्रोटॉन्स की वजह से मास, प्लस 10 इंटू 1 AMU, ये हो गया न्यूट्रॉन्स की वजह से मास। हो जाएगा, हो जाएगा। तो दिस इज 10 AMU प्लस 10 AMU विच इज इक्वल टू 20 AMU। क्या मैं इस कथा को ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज को, कि 20 इंटू 1 AMU, है ना, या फिर 10 प्लस 10 इंटू 1 AMU। और ये 10 प्लस 10 है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1 AMU। चमका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1 AMU। और ये चीज है क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर। अब बात समझ आई? अभी भी नहीं आई तो कोई स्ट्रेस नहीं, अगले क्वेश्चन से आ जाएगी। ऐसा सोचना ही नहीं है, जब तक नहीं आएगी तब तक समझा के भेजेंगे, ऐसे जाएंगे ही नहीं। आहा 20 इंटू 1 AMU, यस मैम, चमका, चमक गया, क्लियर, ये है। चले आगे, चलो इसको मिटा देते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो, टेक अ मिनट, राइट दिस डाउन, देन वील मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैं इसको हटाने वाली हूँ अभी। जैसे ही लिख लोगे ना तो बता देना कि लिख लिया। चलो अच्छा चलो मैं रुकी हूँ, लिख लो पहले। PDF मिल जाएगा तुझे, यहीं पे ऐप में मिलेगा यार, और कैसे घर थोड़ी पहुंचाऊंगी। आएगा आएगा, ऐप में आएगा। पढ़ा लूं पहले फिर PDF ले लूं, कैसे बच्चे हो। पहले PDF चाहिए तुझे, क्लास से पहले ही भेज दिया करूंगी तुझे अलग से, तू पढ़ा लियो। लिख लिया जी? चेक मुनीर की बस एक ही दुविधा है जीवन में, PDF किधर मिलेगा? अरे इधर ही मिल जाएगा यार, पढ़ ले। जसलीन 2 इंटू 10 AMU इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मास को हमने रिलेटिव 10 AMU नहीं सोचा ना, 1 AMU सोचा है ना। तो मास तो 1 AMU की टर्म्स में ही होगा। कौन दे रहा है वो मास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो नहीं है, 20 है टोटल, इसलिए वो ऐसे लिखा है। चलो ये हटा रही हूँ मैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत बातें करते हो तुम लोग, बातें करने के लिए अलग से क्लास रख लेंगे, उसमें बातें करेंगे बस।
बैठ के अभी पढ़ लो। इसमें हालचाल लेंगे और तुम कैसे, मैं कैसी, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे, मेरे रिश्तेदार कैसे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर in 6 atoms of an element having atomic mass 20 amu। atomic mass दिया है, ठीक है, और पूछा है कितने न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, 10-15 सेकंड लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सोचो खुद अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं। कर लोगे तो 2 मिनट और दूंगी, अटेम्प्ट कर लो। होता है तो भी बढ़िया, नहीं होता तो भी बढ़िया, हम यहाँ पे हैं। ठीक, ट्राई करो, नहीं होता साथ में करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है। स्नेहा जितना लिख पा रही है लिख, अगर तुझे लग रहा है कि थोड़ा और स्लो करना है तो और स्लो कर लेते हैं। अगर तुझे लग रहा है बाद में लिखना है तो मेरे हिसाब से नोट्स बाद में जो बनते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जब तूने एक बार क्लास पढ़ ली तो तूने ये पीडीएफ गो थ्रू कर लिया, अब अपने आप को समझाने के लिए नोट्स बना। जैसे मैं समझा रही हूँ ना, ऐसे खुद को समझा कि अगर इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स है और 20 प्रोटॉन्स है, ऐसे नोट्स बना, थोड़े से डिफरेंट, अपनी लैंग्वेज में खुद को पढ़ा, वो बेटर होता है। अभी उतना लिखो जितना काम का लग रहा है, बाद में नोट्स मिलेंगे ही, उनको गो थ्रू करोगे रिवाइज करने के लिए, फिर अपने बना लो, जल्दी भी बनेंगे और हमेशा के लिए भी बन जाएंगे। आई थिंक दैट्स बेटर। चलो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आने भी लग गया आंसर, आ हाँ मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया यार, वेरी प्राउड। अटोमिक मास 20 AMU। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है मास का। अटोमिक मास या रिलेटिव अटोमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। दिख रहा है सामने, 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। ये 20 AMU है, तो 20 इंटू 1 AMU इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आ गया, 20। क्या पूछा है, 6 एटम में कितने हैं। ये तो एक एटम का निकाला है ना, अटोमिक मास, एक एटम का मास, एक में 20 है तो 6 में कितने होंगे। 1 atom has 20 nucleons, so 6 atoms will have कितने, 120 nucleons। दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी बता दो, और नहीं है तो वो भी बता दो, जल्दी जल्दी, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से। रिपीट राइट साइड 1 AMU में आएगा ना। हाँ बच्चे देख, 20 AMU दी है, और 20 AMU होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। तो AMU और AMU तो खत्म हो गया ना, दोनों तरफ यूनिट AMU ही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं खोल के, 20 AMU को 20 इंटू 1 AMU, तो 20 क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो एक में हो गया, और एक में अगर 20 न्यूक्लियॉन्स है तो 6 में कितना होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले तुम ट्राई करोगे फिर हम ट्राई करेंगे साथ में, जल्दी से। टाइम ज्यादा नहीं देंगे क्वेश्चंस को, फिर ऐसे आदत हो जाती है धीरे धीरे करने की। दुबे जी 20 AMU दिया हुआ है एक एटम का मास। बाकी लोग क्वेश्चन करो, दुबे जी को समझा रही हूँ अभी मैं। 20 AMU दिया हुआ है एक एटम का मास, है ना, दिया हुआ है। 20 AMU को तोड़ के लिख, 20 इंटू 1 AMU लिखेगा
20 इंटू 1 AMU का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आ गए? 20। एक एटम में 20 न्यूक्लियॉन्स है, वो तेरे से 6 एटम में पूछ रहा है। कर दिया यार रिपीट, तुम ही लोगों के लिए। जल्दी से ये क्वेश्चन करो, जल्दी से। क्या लगता है ऑप्शन? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। ये वो वाले फॉर्मूले पे है, relative atomic mass is equal to mass of one atom of an element divided by 1/12 the mass of carbon 12। कार्बन 12 है, कार्बन 12 का मास कितना होता है ये सोचो पहले। ओके, लेट्स ट्राई दिस टुगेदर नाउ। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ गए, लेट्स सी। अब सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था पहले वो लिखते हैं। इट वॉज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। यही था। और उसने बोला है कि अगर हम 1/6 ले 1/12 की जगह, अगर हम 1/6 ले, आर डैश कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/6 लेना है इंटू मास ऑफ कार्बन 12, है ना? अच्छा जी, कार्बन 12 वाले का मास क्या होता है? कार्बन 12 लिखा है साक्षात 12। ये थोड़ी चेंज होगा, फ्रैक्शन चेंज किया ना, कितना मानना है, ये तो 12 ही रहेगा। और ये भाई साहब यहाँ भी 12 रहेंगे, रहेंगे। पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। 12 से 12 जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और आर डैश क्या आ जाएगा? 6 2s are 12, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। अभी भी नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, तो इसको क्या लिखेंगे इसकी टर्म्स में? ये था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट था, RAM। तो इसको मैं लिख सकती हूँ RAM, और अपॉन 2 तो था ही। तो क्या हो गया? हाफ। ऑप्शन ए। बिकम्स हाफ। बात समझ आई तो बताओ, आगे चलें। आर डैश को आर की टर्म्स में लिखना था। आंसर वुड बी ऑप्शन ए, इट बिकम्स हाफ। बात समझ आई? जल्दी बताओ, आई कि नहीं आई? वूहू, कार्तिक वूहू लिख रहा है। या आगे, चलिए आगे। नहीं आया? जहरा, क्या बात नहीं समझ आई बच्चे? ये फॉर्मूला था रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 है, मास तो इसका 12 ही है, 12 से 12 कट जाएगा तो RAM मास ऑफ वन एटम हो जाएगा। अब वो कह रहा है 1/12 की जगह 1/6 लिखो, तू लिखना फॉर्मूले में, इसकी जगह RAM लिख दे, दिखता जाएगा। 1/6 इंटू यहाँ पे 12 हो जाएगा, काटना यार, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। हाथ चलाओ, हाथ। जो बच्चे लेट के ऐसे पढ़ रहे हैं वो प्लीज बैठ जाओ, बैठ के पढ़ लो यार, ढंग से पढ़ लो। चलो, एवरेज एटॉमिक मास
What are isotopes? What do you think are isotopes? Isotopes are atoms of same element that have same atomic number but different masses. यही पढ़ा है. एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. है ना. अब इसको यूज करते हैं. प्लीज ध्यान दो, आंखें कान खुली रखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझ आएगा. आराम से पढ़ते हैं. मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उसका सैंपल है. ठीक है ना. अब उसका सैंपल है, वो कह रहा है 70% एटम्स इनमें से ऐसे हैं जिनका मास 10 है और 30% एटम्स ऐसे हैं जिसका मास 11 है. एवरेज निकालना है. एवरेज निकालना कितने लोगों को आता है? इन जनरल चीजों का एवरेज निकालना. मैं मास की तो बात ही नहीं करती, मैं ये पूछ रही हूँ. लिख लिया यार आइसोटोप्स. लिखो लिखो, अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है. हम्म. हाफ ही होगा तनु, कोई दिक्कत नहीं. आयुषी मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी बस क्लास से पहले ही सीखा तेरे लिए. कोई टेंशन ही नहीं आता तो. नहीं आता तो इवन बेटर है, क्योंकि आता होता है तो फिर तुम बोलते हो अरे यार इसमें तो वैसे नहीं पढ़ाया जैसे मैंने पढ़ा हुआ है. नहीं आता तो बेस्ट है. ले ये तो आंसर में आ लो, रुक जा यार. तो एक मेरा थंडर छीन रहा है तू आंसर बता के. मुझे बताना था ना यार, ऐसे थोड़ी होता है. देख अब सबको पता चल गया आंसर क्या है. मेरा मोमेंट खराब हो गया. ये शीतल लास्ट क्वेश्चन में यही है मेरे बच्चे. अच्छा कैसे है अभी बताती हूँ. एक बार ये कर ली फिर तेरे को वहां पे लेके जाती हूँ. ये लोग तब तक दूसरा क्वेश्चन करेंगे. 70% एटम्स, मास 10 AMU. अगर ये सैंपल में परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में मैं बोल रही हूँ, मान लो टोटल एटम्स जो है वो 100 है. परसेंटेज है ना, परसेंटेज में 100 मान लो तो इजी रहती है ना गेम. क्योंकि अगर टोटल 100 है तो इसका मतलब 70 एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 10 AMU है और 30 एटम ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 11 AMU है ना. है ये चीज. अब सोचो, एक एक एटम का मास है. अगर मुझे एवरेज निकालना है किसी चीज का तो मैं क्या करती हूँ, वो एंटिटीज कितनी है प्लस दूसरी डिवाइडेड बाय टोटल. ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं. समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय टोटल. जिन चीजों की बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है, वेट्स की बात हो रही है, जैसे भी टोटल चीज कितनी है उससे डिवाइड होता है. अब मेरे पास टोटल एटम्स कितने हैं 100, तो नीचे तो 100 आएगा. सोचो ध्यान से, एक एटम का मास अगर 10 है तो 70 का कितना हो जाएगा यार. 70 × 10, ये 70 एटम्स का मास ऐसा है. टोटल मास ड्यू टू 70 प्लस 30 एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 11 है ना. तो 30 एटम का कितना हो जाएगा, एक का 11 है तो 30 का 30 × 11 हो जाएगा. डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो 100 है सैंपल में. परसेंटेज दिए तो टोटल तो 100 ही होगा ना. राइट. आ गया यार एवरेज मास. खत्म हो गया क्वेश्चन.
इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10.3 AMU। गेम समझे? यही होता है एवरेज। एक का दिया है ना, तो 70 का कितना होगा, 70 इंटू वो 30 का कितना होगा, 30 इंटू वो डिवाइडेड बाई टोटल एटम्स कितने, 100। इजी हो गई गेम। क्यों रटने फॉर्मूले, लिखा है मैंने इसी नोट्स में आगे भी फॉर्मूला, देख लेना बुक में वही लिखा होगा, हम तो बात समझेंगे ना। और यही परसेंटेज जो मैंने दी है उसको वो परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं। इंग्लिश कितने हैं वो भी परसेंट बोल रहे हैं, मैं भी परसेंट बोल रही हूँ। अब एक और चीज, पेपर में तो MCQ आता है, लॉजिक लगाना। देखो मैं बोल रही हूँ तुमने भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, नहीं किया, 4 ऑप्शन दिए मैं तुम्हें और कुछ भी। अब सोचो 70% एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 10 है, 30% ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 11 है, तो 10 या 11। अब ऑप्शंस कैसे काटते हैं ना वो भी यहीं पे सिखा देती हूँ। 70% ऐसे हैं जिनका मास 10 है, 30% ऐसे हैं 11। इसका एवरेज कुछ 10.5 इन जनरल होता है। अगर ज्यादा एटम्स ऐसे हैं 10 वाले, तो आंसर कुछ इस तरफ होगा ना। अगर इक्वल होते तो 10.5 होता। ज्यादा कौन से वाले हैं, कम वाले, तो आंसर कम की साइड नहीं होगा। अगर ज्यादा आइटम्स ज्यादा वाले होते तो आंसर 11 की तरफ होता। अब मान लो तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं 10.3, 10.8, 10 और 11, मान लो, तो ये तो कट ही गया यार। और मान लो 10.5 दिया हुआ है, ज्यादा वाले तो कट ही गए ना। लॉजिक सोचो ना, 50-50 होता तो बीच का आता मास, ये वाला तो आता है ना। अब कह रहे हैं 50 से ज्यादा परसेंट ऐसे जिनका 10 की तरफ है, तो मास कम हो गया ना। ज्यादा होता तो ज्यादा की तरफ आ जाता। ऑप्शन काटने में हेल्प करता है। वही आयुषी, वही मैं बोल रही हूँ यार, 70 वाले के पास हो। गेम समझे? पेपर देखती हूँ ऑप्शन काटने शुरू कैसे करने होते हैं। अपने आप खेलो ना KBC, अपने साथ करो 50-50, आराम से कटते हैं। एक दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि अरे पागल बना रहे हैं, क्योंकि हमें अब लॉजिक समझ आता है। जब लॉजिक नहीं समझ आता ना, जब से फॉर्मूला रटते हो, तो ये चीजें नहीं कर पाते। ये टैक्टिक्स, ये टैक्टिक्स करने के लिए लॉजिक समझना होता है। बात समझे? समझे तो बता दो, नहीं समझे तो बता दो। यार अगर 10.2 और 10.3 दिया होगा आयुषी, तो सॉल्व करवाएगा ना। मैं तो तेरे से एक ऑप्शन कटवा दी, सारी थोड़ी कटवा दी। ठीक है। ओह थैंक यू। चलो सवाल करो तुम। अच्छा यही लिखा हुआ है भैया अंग्रेजी में, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। कोई नहीं पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, मत करना याद, लॉजिक समझ गए क्वेश्चन हो जाएगा। लिख दिया मैंने, कहीं कल को ये बोलो वो वाली टीचर जो थी ना, उन्होंने तो ना फॉर्मूला लिखवाया था। अच्छा किया वो वाली टीचर ने, तुम कंसेप्ट सीखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। तुम्हें यहाँ पे आइसोटोप दिया, 3 तरह के हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सबकी परसेंटेज अबंडेंस दिया है। सुनो, टोटल 100 मान लेना, 100 मान लिया। तो अगर कार्बन 12 98.8992 है, मैं सॉल्व करने को नहीं कह रही क्वेश्चन, मैं करने को ही नहीं कह रही, मैं फॉर्मूला सोचने को कह रही हूँ। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होएगा, बहुत सारा पॉइंट्स पॉइंट्स है, ऐसा नहीं आएगा सवाल, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। मैं बस तरीका समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें ये समझ आए कि टोटल 100 है, तो ये वाले कैसे होंगे, ये वाले कैसे होंगे, ये वाले कैसे होंगे। एंड पॉइंट तक पहुंच जाओ खुद से, आंसर नहीं निकालना, क्योंकि वरना तुम कैलकुलेटर खेलने लगोगे। चलो जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं करो, बाकी जिन लोगों को पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, तब तक मेरे को मत सुनना, क्वेश्चन करना। सुन मेरी बात शीतल, और एक और बच्चा था ना कोई जिसको दिक्कत थी, सॉरी मैंने नाम नहीं पढ़ा, आई एम सो सॉरी। मैं अगली बार ये ध्यान रखूंगी, मेरे को वो नाम भूल गया, सॉरी। बट मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम
डिवाइडेड बाय 1/12। कार्बन 12 का मास 12 होता है ना, कट जाएगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम। आई होप यहां तक समझ आ रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है मैंने गेम बदली, मैंने बोला इसमें 1/12 की जगह 1/6 लो, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 की जगह 1/6 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास 12 होता है ना, 2 हो जाएगा, तो R डैश कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 2। मास ऑफ वन एटम को RAM लिख दूं, चलेगा तुझे, RAM डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो गया। तो अगर अब जो रिलेटिव मास आएगा वो पिछले वाले का आधा आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, जिसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। आ गया तो बता दो। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना सीखे जाओगे, प्रॉमिस है। हो सकता है दूसरे लोगों को कोई और क्वेश्चन दे दूं, वरना वो भी तो भड़केंगे ना कि यार समझ तो गए, आज 4 बार क्यों सेम चीज बोल रही है, इसलिए। इसका आंसर बच्चे 12.011 है। कर ले फॉर्मूला में पुट, पर क्यों ही कर रही है, छोड़ना, बात समझ। देख आएगा तो इजी कैलकुलेशन वाला पेपर में, ये तो पक्की बात है, उनको भी पता है इतने सारे सवाल करने हैं। ये तो मैं बस बात समझा रही थी कि 3 भी आ सकते हैं। देखो समझते हैं, रिलेटिव अबंडेंस दी है मतलब परसेंटेज दी है। मैं बोल रही हूं कि मान लो टोटल 100 है, अगर टोटल 100 है तो उनमें से 98.8992 वाले ऐसे होंगे जिनका मास होगा 12 हर एटम का, उनमें से 1.108 वाले ऐसे होंगे जिनमें हर एटम का मास होगा 13, और उनमें से, अरे ना के बराबर, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं, जिनका मास होगा ये 0035। इतने डेसिमल तो मैं भी ना सॉल्व करूँ, मैं ना करी सॉल्व। सुनो आंसर 12.011 है, ये मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं इसको। अब देखो टोटल 100 है ना, पहले तो सोचते हैं आंसर किसके पास है। 98% 12 वाले हैं, तो आंसर तो 12 के पास ही आएगा, राइट। 12.5 के ऊपर वाले तो देखना भी मत क्वेश्चन में, आंसर ही 12 के पास आएगा। एवरेज मास कैसे निकालेंगे, अगर ये इतने एटम्स हैं जिनमें हर एटम का मास 12 है, एक का मास 12 है, तो इतनों का कितना हो गया 98.8992 इंटू 12 प्लस एक एटम का मास इतना है, तो इतनों वाला का कितना हो गया 1.108 इंटू 13 पॉइंट, हे भगवान शक्ति दे इतना सारा लिखना है, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14.00317। इसकी शक्ल देख के तो तुम भी समझ गए होगे कि इसको तो हम इग्नोर ही करने वाले हैं, 10⁻⁻10 है। कहाँ सॉल्व करेंगे इसको, इसको कहाँ से लाएंगे, तो नेग्लिजिबल हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100, आंसर 12 के पास आएगा। इसको तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जो इजी है। ये बस ये बताने के लिए था कि 3 टाइप के एटम्स होते हैं, यू या AMU कुछ भी लिख देना। 12.01194, हाँ कैलकुलेटर तनीषा, ऐसी मेरी मदद करती रही अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन खराब हो जाए ना। चलो जी बात समझे, अगला सवाल करें जल्दी जल्दी, यस नो जल्दी, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। चलो 12 पॉइंट समथिंग, परफेक्ट परफेक्ट, 12 के पास सब बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भैया, ये तुमने करना है। बोरॉन occurs in the nature as a mixture of isotopes B10 and B11. The average atomic mass of boron is 10.8. Calculate the percentage abundance of B11. करो फटाफट। ऑप्शंस दो, इसमें ले ले यार, ऑप्शंस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B11 पूछा है,
B11 की परसेंटेज अबंडेंस या तो ये आएगी या ये आएगी या ये आएगी या फिर अब मेरा एक क्वेश्चन है, बिफोर वी स्टार्ट कौन कौन से ऑप्शंस तो ऐसे देखते ही कट जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन बताओ कौन नहीं है, हो सकता, हो ही नहीं सकता, नो मैटर व्हाट। जल्दी 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 जल्दी। स्नेहा क्योंकि परसेंटेज दिया था ना तो मैंने अपनी जिंदगी आसान करी। उन्होंने बोला 98%, मैंने बोला अगर टोटल 100 होते तो 98 ऐसे होते। 100 के साथ कैलकुलेशन आसान है ना, 200 भी ले सकते हैं, पर क्यों कैलकुलेट करें ज्यादा, लाइफ आसान बनानी है ना। कौन सा आंसर पक्का नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता। वाह मेरे बच्चों, आई एम मेकिंग मी सो प्राउड, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। देखो एवरेज कितना है, 10.8, किसके बहुत पास है, 11 के, है ना। तो आंसर कौन सा नहीं हो सकता, तो मतलब 11 वाला ज्यादा होगा, और 11 वाला ही वो पूछ रहा है। 50 से ज्यादा होगा ना तभी तो उसके पास है आंसर। तो देखो 11 50 से कम नहीं हो सकता, 11 50 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन गए, खेल लिया केबीसी, सॉल्व कर लो। 50% तो हो नहीं सकता, 50 होता तो आंसर 10.5 आता एवरेज का। एवरेज मास कितना है, 10.5 से ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा मास वाले ज्यादा एटम्स हैं। चलो आंसर बताओ। 50 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूँ हसन। BNC BNC। आंख बंद करके क्यों बोल रहा है यार, आंख खोल के भी बोल दे। तुम कितने फनी हो। हाँ शीतल वो निगलेक्ट करते। आजा इस क्वेश्चन पे आजा बच्चे, अब समझ गई तू, वो बोला स्मार्ट, गुड। तनु समझा रही हूँ, स्ट्रेस ना ले, क्वेश्चन सॉल्व कर तब तक। देखो एवरेज एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मानेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज दिया ना। तो 100 में से मान लो, सॉल्व करते हैं, मान लो X% ऐसे हैं, X एटम्स ऐसे हैं, 100 में से X एटम्स ऐसे हैं जिनका मास 11 है ना। तो 100 माइनस X एटम्स ऐसे होंगे जिनमें हर एटम का मास 10 होगा, यही तो होगा, हमें परसेंटेज ही तो नहीं दिया। तो 100 एटम्स मान लिए, 100 में से X ऐसे जिनका मास 11 है हर एटम का, और 100 माइनस X बचेंगे, टोटल 100 है तो उनका मास 10। आओ बच्चे आगे चलते हैं। हर एटम का मास 11 है तो X एटम्स का कितना हो जाएगा, 11X, प्लस हर एटम का मास 10 है तो 100 माइनस X इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स 100। इस एवरेज की वैल्यू दी हुई है 10.8। इस एवरेज की वैल्यू दी हुई है 10.8। तो 10.8 इंटू 100 वुड बी इक्वल टू 11X प्लस 1000 माइनस 10X। सॉल्व कर दे तो 10, जो भी सॉल्व करके X की वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू A आएगी 80.4। बात नहीं कर रही मैं क्योंकि क्लास बहुत वेस्ट होती है उसमें, बात समझानी है, बात समझ लो। अब तनु तेरा क्वेश्चन था कि मैम मुझे कैसे पता चला कि वो B और C नहीं हो सकता। देख यार, अगर दोनों एक 10 है और 11 है, अगर इक्वल अमाउंट में होते तो बीच की बात होती ना, फिर एवरेज, एवरेज बीच का होता ना। अगर ये भी 50% है, ये भी 50%, तो एवरेज इतना होता। अगर 10 वाले एटम ज्यादा होते तो एवरेज 10 की तरफ जाएगा ना यार, जो डोमिनेट करेगा। और अगर 11 वाले एटम ज्यादा हैं तो एवरेज 11 की तरफ जाएगा ना। और वो कह रहे हैं एवरेज 10.8 है, तो मतलब 11 वाले ज्यादा है ना। तो 11 वाले ना ये वैल्यू हो सकती है
नहीं, ये वैल्यू हो सकती है। हाँ 80% होगा। आलोक ये जो तूने पंजाबी लिखी है ना, मैं इसका तो स्क्रीनशॉट लेने वाली हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मूविंग ऑन। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, आसान शब्दों में, इंग्लिश वाली डेफिनेशन नहीं, हमारी वाली डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का मास। और मॉलिक्यूल बनाता कौन है? एटम्स। एटम का मास निकालना आता है? आता है। अब देखो H2O में किस किस का मास ऐड होगा? टोटल हाइड्रोजन का मास और टोटल ऑक्सीजन का मास, दिक्कत है ही नहीं। तो कितने हाइड्रोजन है? 2 × 1 का मास 1 होता है, 1.008 होता है, पर मैं 1 ले लूं? कोई नहीं यार। ये हो गया हाइड्रोजन का मास। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन है, उसका मास 16 होता है। आई होप मास आता होगा निकालना, 18 AMU। मैं वो रिपीट कर रही हूँ बच्चे। ग्लूकोज का निकालो भाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ये पानी के एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का। ग्लूकोज का निकालो। कर रही हूँ रिपीट। ये लोग ग्लूकोज का निकालने रुके। C6H12O6। सुनो कैसे होगा। ये वाली बात समझ आई थी? जल्दी से हाँ ना बोलो कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। जल्दी से बोलो जिन जिन को नहीं समझ आया। ये समझ आया था? जल्दी बोलो यार। हाँ ना बोलो यार, ऐसे तो एंग्जाइटी हो रही है मुझे। देखो अब तुम खो गए, खेल रहे हो तुम मेरे साथ, बता नहीं रहे। मैं मान रही हूँ कि तुम्हें ये समझ आया था, 70 वाला 30% वाला। यहाँ पे फर्क क्या है? फॉर्मूला वही है। तुम्हें परसेंटेज ही नहीं दिया, तुम्हें वही तो निकालना है। तो अगर दिया नहीं है तो एक्स मान लू कि X% का मास 11 है, तो 10 वाले कितने होंगे? टोटल परसेंटेज 100 होती है। X% अगर 11 है तो 100 - X 10 मास वाले होंगे। इतना समझ आया? ठीक है। तो अब सोचो टोटल एटम्स अगर 100 है, एक्स एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास 11 है, तो 100 - X एटम्स ऐसे होंगे जहां पे हर एटम का मास 10 होगा। टोटल मास क्या होगा? एक एटम का मास अगर 11 है तो एक्स एटम्स का 11 × X। एक एटम का मास अगर 10 है तो 100 - X एटम्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज मास क्या होता है? यहाँ वाला टोटल प्लस यहाँ वाला टोटल डिवाइडेड बाय 100। वही किया मैंने यहाँ पे, और ये वैल्यू मुझे दे रखी है, सॉल्व कर एक्स आ जाएगा, एक्स ही निकालना है। जल्दी बताओ, समझाया? 80 आएगा यार, वो शायद हो सकता है क्वेश्चन में परसेंटेजेस का कुछ फर्क होगा। 80 आएगा, 80.4 लिखा हुआ है शायद ऑप्शन में, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे याद आ रहा था वो कोई और क्वेश्चन होगा। 80 आएगा। कैसे आएगा देखो, 10.8 × 100 इज इक्वल टू 11x प्लस 100 × 10 1000 माइनस 10x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1080 हो जाएगा, माइनस ये वाला 1000, 80। मुबारक हो, आ गया। हाँ, थक गई मैं। सुनो अब यार, बहुत पढ़ना है यार, टाइम वेस्ट। ग्लूकोज का मास, ग्लूकोज का मास कैसे निकालोगे? 6 कार्बन है तो इसका मास क्या हो जाएगा? 6 × 1 कार्बन का प्लस 12 × 1 हाइड्रोजन का प्लस 6 × 1 ऑक्सीजन का। सॉल्व करोगे 180 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना समझ आया? यस नो, यस नो। 100 - X होगा ना यार।
अगर x परसेंटेज, एक सेकेंड, 30% एक टाइप के हैं, तो 100 माइनस 30 करेगी तो 70 अलग टाइप के आएंगे ना, 11x क्यों करेगी? मुबारक हो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास का भाई बहन। देखो, जब हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ग्लूकोज, पानी, उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। पर जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मैं मॉलिक्यूल शब्द नहीं यूज कर सकती, क्योंकि वहां पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, प्लस वो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। जिनको थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट याद होगा, ऐसे क्यूबिकल होता है ना, यूनिट सेल्स की बात होती है, तो 3D अरेंजमेंट होता है चीजों का। तो वो ये बोल रहा है कि यार देखो, उसमें मैं मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बोल सकता या सकती, तो हम नया शब्द लाए, फॉर्मूला मास। गेम एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही करना, वही है। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl बोला, तो इसमें वही करना है, मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl, 23 प्लस 35.5, किया वही है, 58.5 AMU। गेम वही चल रही है, लेकिन बस उसको नया नाम दिया फॉर्मूला मास। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है ना, वो आयनिक स्पीशीज है ना, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने बोला कि इसलिए हम इनके केस में फॉर्मूला मास की बात करेंगे, करना वही है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कैल्शियम, क्या क्या है इसमें, मास ऑफ कार्बन और 3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है इसमें। कैल्शियम का मास, कार्बन का मास, जो भी निकालोगे उतना ही एमयू में आ जाएगा। हाँ, ये वाली चीज आई एम ग्लैड की इजी लग रही है, क्योंकि कुछ डिफरेंस है नहीं। एक मॉलिक्यूल का मास, एक फॉर्मूला यूनिट का मास 100 आएगा ना, 48 प्लस 1260, 100। धन्यवाद। अब अगली बात, ये एक AMU को एक यू भी लिखा हो सकता है, कुछ भी यूनिट, AMU, यू, एस्टन, डाल्टन, एवोग्राम, सबका एक ही मतलब है। बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा खेलें, पर हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। हमें सारे चीजों का मतलब पता होना चाहिए कि उनकी एग्जैक्ट सेम बात होती है। AMU का मतलब यू भी होता है, डाल्टन भी होता है, एवोग्राम भी होता है, एस्टन भी होता है। बहुत कम चांसेस है पूछेंगे, बट रिस्क क्यों है ना। बस ऐसी मेरी कैलकुलेशन कराते रहना, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा यहाँ माफी। यहाँ तक बातें समझ आई हैं तो बताओ। जिनको थोड़ा सा अभी भी लग रहा है परसेंटेज वाले में, कोई बात नहीं, एक बार जाके खुद से ट्राई करना, फिर भी नहीं होगा तो कल की क्लास में शुरू में वो दोबारा पढ़ लेंगे, क्या पता रिवाइज करते टाइम हो जाए, है ना। क्या पता अभी ब्रेन में ऐसे ब्लॉकेज हो रही हो कि नहीं यार, ये अभी नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं तो यही हूं ना, ऐसा थोड़ी कि आज की क्लास लेके भाग जाऊंगी, चलो अब खुद पढ़ो, कल कर लेंगे, छोड़ के नहीं जाने वाली। हाँ हाँ एग्जैक्टली प्रतिभा, सेम है, बस मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल कोवेलेंट स्पीशीज के लिए बोला जाता है, और फॉर्मूला मास आयनिक के लिए बोला जाता है, तरीका वही है। चलो, अटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? अटोमिसिटी, जिनको ये शब्द का मतलब नहीं पता, सुनो। अटोमिसिटी होता है कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। जानवी, यही तो बोला था कि आज थोड़ा सा बेसिक ही होगा। मैं मानती हूँ तुझे आता है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट सब लोग बेसिक नहीं कराते ना, फिर तुम लोग को एक कंप्लेन होती है ना कि यार बेसिक से पढ़ा देते हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट, बेसिक से पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाद में काम आता है। इसका आंसर बता दो, अटोमिसिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। जल्दी जल्दी देखो, अब तो अभी तो तुम्हें भी पता है बेसिक चल रहा है, मतलब पता चल गया कितने एटम है, गिनने हैं बस। केमिस्ट्री है भी नहीं इसमें, मैथ है।
जल्दी बताओ। देखो 2 एल्यूमिनियम है, सल्फर कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 जार 12, 12 है ना, 17 आ जाएगा आंसर। चलो मोल की बात करते हैं। आहा, मोल, नए तरीके से नई बात सुनो मेरी बात। अब एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। मेरे पास एक डब्बा है 100 ग्राम का, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कोई तुमसे अगर ये पूछे तो कैसे निकालोगे, सोचो। हमें ये पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स का मतलब एक एटम है ना। तो 100 ग्राम में कितने एटम होंगे, यूनिटरी मेथड, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू में लिख के लाई थी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 59.88 इंटू 10⁻24 एटम्स आएगा। ऐसे मुश्किल नहीं लग रहा सोचना, ठीक है आएगा तो आएगा, रुको। 5988, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हाँ, इतने एटम्स, तो तुमसे पूछेगा आंसर कैसे दोगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद का कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, बहुत सारे हैं, डब्बा भर के हाइड्रोजन आ गया, बहुत बहुत हाइड्रोजन है, नंबर ना पूछो बस, बहुत है, आहा बहुत सारे, है ना, फंस जाओगे। एग्जैक्टली इस बड़े नंबर को बोलना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार कोई ऐसे टर्म बनाते हैं कि हम बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील कर पाए। जैसे हम ये बोलते हैं 12 केले नहीं बोलते ना, बोलते हैं ना 1 डजन केले ले आओ, राइट। ऐसे ही 20 जो है वो स्कोर के लिए होता है कि 1 स्कोर बॉल्स है मेरे पास, या मतलब 20 बॉल्स है मेरे पास, इजी हो गया बोलना। 1 डजन सुनते ही हमारे दिमाग में 12 आता है, तो कोई बोलता है 3 डजन केले ले आ, तो मतलब 12 × 3 36 केले लाने हैं, गॉट द पॉइंट। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को समझाने के लिए मोल शब्द आया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर को कम लफ्जों में बोलने के लिए मोल का बात हुई थी। और बोला गया था 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, व्हाटएवर। 1 मोल का मतलब है इतनी एंटिटीज। तो आसान हो गया ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट करके आसान शब्दों में कम नंबर में बोल सकते हैं। गॉट द पॉइंट, दैट्स व्हाई मोल केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये समझ आया कि मोल आया क्यों, अरब खरब कि लोगों ने सोचा क्यों कि मोल की बात करेंगे। कहानी समझ आई, कहानी, कहानी है ये, इसमें पता चले लॉजिक। ना ऐसे सॉल्व करने लग रहा है कि मैम मैं ही सब बता दूं, वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड। होगा यार अप्रॉक्स 10 मैथ, बात समझा रही थी मैं तो। समझ आई, हाँ ना नहीं, ओके, हाँ जी नहीं जी, कुछ तो बोलो। ऐसे कैसे डल हो गए तुम 2:15 बजे, 15 मिनट की क्लास बची है, भूख भी लग रही है मुझे, जल्दी से। मैम इतना करने की क्या जरूरत है, मैं भी तो ये बोल रही हूँ, वो लोग ने भी ये सोचा इतना करने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ आया कैसे मोल। अब सुनो, जब हमने अभी तक पढ़ा तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ी, मास नंबर, एटॉमिक मास, और ये अब हम नया पढ़ेंगे,
मास नंबर हमें पता था नंबर है, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी ताजा ताजा पढ़ के आए, ये मत पूछना कैसे, अभी बताया। और एटॉमिक मास क्या है? मास नंबर इंटू 1 AMU। मास नंबर को मास की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ये बातें हमने पढ़ ली हैं। जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 23 है, और इसका मतलब उसका मास 23 AMU या 23 U है, एक एटम का मास है ना। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स है। एटॉमिक मास इन ग्राम्स को ग्राम एटॉमिक मास कह रहे हो, विस्तार में समझाओ फर्क क्या है। फर्क क्या पड़ गया? ग्राम में बोल दिया तो फर्क क्या पड़ गया? पड़ गया। समझो मेरी बात, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू हो गया है कंफ्यूजिंग चीजें। ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली मोलर मास। मतलब एक मोल का मास। तो अगर कोई मुझे आके बोल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम है, तो इसका मतलब एक मोल सोडियम एटम्स का मास 23 ग्राम है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम ले लो तो मास 23 ग्राम आएगा। देखो कैसे, ये दिस इज 1 मोल है ना। अब देखो एक एटम का मास 23 AMU होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 का मास कितना हो जाएगा? दिस इंटू 23 AMU हो जाएगा। एक का 23 है, इतने एटम्स का इतना हो जाएगा। 1 AMU को अगर मैं ग्राम में लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सॉल्व करूंगी तो आंसर 23 ग्राम आएगा। निकाल के देख लो, मुझ पे विश्वास नहीं है तो। अगर अब तक विश्वास हो गया है तो मुबारक हो, बॉन्ड बन गया हमारे बीच में। अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, निकाल के देख लो। मैम मास तो ग्राम में ही होगा, फैरेडे में तो नहीं। हाँ, सार्काज्म तुषार, सार्काज्म। अभी बताती तेरे क्वेश्चन, अभी अभी निकलेगा सार्काज्म। अभी तक बहुत बेसिक चल रहा है ना, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। अभी देखो बेटा, C12 की वैल्यू तो ले ही नहीं रहे हम तो, 1 AMU की वैल्यू ले रहे हैं यार, 1/12 ऑफ C12 की वैल्यू। सुनो, ध्यान से सुनो, 1 AMU की वैल्यू इज 1/12 कार्बन 12 वाले की वैल्यू, विच कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अरे भैया, एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी तो बताया था क्लास की शुरू में, तब तो बोल रहे थे बड़ा बेसिक बड़ा बेसिक। सॉल्व करोगे 23 आएगी। क्यों बोला मैंने ये, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये? हाँ, क्यों बेसिक करा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो बेसिक? सुनो, फर्क समझो बातों में। ऐसे सवाल अगर हो गए तो तुम मुश्किल सवालों में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम बेसिक कर चुके हो। ध्यान से समझो, अगर यूनिट में ग्राम लिखा है तो इसका मतलब वो मोल्स की टर्म्स में बात कर रहा है। सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन, वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन। अगर AMU में लिखा है तो मतलब एक दो एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, जैसे जैसे मान लो किसी ने बोला कि 28 AMU नाइट्रोजन का मतलब कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के। जब वो AMU में बात कर रहा है तो वो एक आधे एटम या दो एटम या 50 एटम ऐसी बात कर रहा होता है। तो मुझे ये पता है कि 14 AMU में एक एटम होता है, क्योंकि एक एटम का एटॉमिक मास 14 है, तो 28 में कितना हो जाएगा? दो एटम्स। लेकिन अगर वो 28 ग्राम लिख देता ना तो गेम चेंज हो जाती। ग्राम का मतलब मोल्स की टर्म्स में बात हो रही है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास मतलब एक मोल का मास,
वैल्यू सेम है, यूनिट अलग है, बात बदल गई। अगर मैं दूर से देखूं तो ये 14 AMU लिखा है, 14 ग्राम लिखा है, क्या फर्क पड़ गया? पड़ गया। वो एक की बात हो रही है, वो एक मोल की बात हो रही है। सिमिलरली 28 ग्राम पूछा है तो मेरा दिमाग कैसे चलना चाहिए? मेरा दिमाग ये चलना चाहिए कि एक मोल एन एटम्स का मास होता है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम में एक मोल है, तो 28 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल। तो वाइस हो गया ना? तो 2 मोल का मतलब कितने एटम्स? 2 इंटू Na एटम्स, वेर Na इज 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे एटम्स हो गए, सिर्फ यूनिट बदला। ये फर्क है लैंग्वेज में। यस तुषार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्वेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ऑप्शंस में यूनिट अलग दिए होते हैं ना पेपर में, और तुम तो बस मैग्नीट्यूड देखते हो, यूनिट देखते कहाँ हो? यही तो सिली मिस्टेक है तुम्हारी। ये यूनिट का खेल मतलब बदल दिया। वो एक एटम था या 2 एटम थे, यहाँ भैया 2 इंटू Na एटम्स हो गए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ एक और, ताकि तुम दोबारा समझ पाओ। कान खोल के सुनना, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी फिर एक तुम करोगे। प्लीज एवरीबडी बी वेरी अटेंटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोना चेंज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, बोला है कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है, ठीक है? बताएंगे, डरेंगे नहीं, वील टेल यू हाउ। मुझे क्या पता है ऑक्सीजन के बारे में, मुझे क्या पता है ऑक्सीजन के बारे में, वो सोचो। 16 ग्राम, ग्राम पढ़ते ही दिमाग में क्या खनकना चाहिए? मोल। मोल, मोलर मास है, मोलर मास है। अब देखो, एक एटम ऑक्सीजन का होता है तो मास 16 AMU होता है। मुझे क्या क्या पता है मैं वो बता रही हूँ तुम्हें। 1 मोल ऑक्सीजन होंगे तो मास 16 ग्राम्स होगा, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास मोल्स के टर्म्स में होता है। मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट ने कहानी बदल दिया। सोचो, वो बोल रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 16 ग्राम मोलर मास हो गया ना उसका, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो गए, विच इज व्हाट? 1 इंटू Na एटम्स, 1 मोल का मतलब, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। पहले पूरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, फिर डाउट हो तो पूछना, पर सुनना ध्यान से। 64U क्या बोला था? ग्राम लिखा होगा तो मोल्स के टर्म्स में, UAMU एक आधे एटम की बात कर रहे हैं, सोच लेंगे। हमको ये पता है 16U का मतलब एक एटम, या 16 AMU एक एटम का मास होता है ना, तो 64 कितने का हो जाएगा? 1/16 इंटू 64, 4 एटम्स का मास हो जाएगा। 4 एटम्स, 4 है बस। किसने मुझे ये चीज बताई? यूनिट ने। अगर मैंने यूनिट ना देखा होता मैं तो कुछ भी मार्क कर देती ना, है ना? 2 मोल ऑक्सीजन, अब तो वो मास दे ही नहीं रहा है, वो कह रहे 2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने एटम होंगे? 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 2 में कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। और ग्राम एटम, ग्राम नहीं है, ग्राम एटम है। पेपर में क्या करते हो यार, जल्दीबाजी में ग्राम एटम नहीं पढ़ा, ग्राम पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ग्राम एटम इज वेरी डिफरेंट। 1 ग्राम एटम इज एक्चुअली 1 मोल। दिमाग में क्या रखना, मोल को प्यार से ग्राम एटम कहते हैं, बस। मोल को प्यार से ग्राम एटम कहते हैं, मोल को प्यार से ग्राम एटम कहते हैं, उसका घर का नाम है। तुम्हारा भी तो होता है कुछ ना कुछ, मेरा भी होगा। नहीं, मेरा घर का नाम नहीं दिया, ऐसे ही था, छोटा सा नाम था, बट होता है ना ऐसे चिंटू, पिंकी, गुड्डू, बब्बू, व्हाटएवर, होता है ना घर के नाम, उसका घर का नाम है ग्राम एटम। ऐसे याद रखो, 1 मोल को प्यार से रिश्तेदार ग्राम एटम बुलाते हैं। तो 3 ग्राम एटम का मतलब 3 मोल ऑक्सीजन, जिसका मतलब 3 इंटू Na एटम्स।
अगर कहानी समझ आई तो बता दो। जल्दी बताओ, अगर ये बात समझ आई तो बताओ, एक क्वेश्चन तुम करोगे। जो इंटरमीडिएट क्वेश्चन, चुप रहो यार, पढ़ाई करो। तुम लोग इतने गप्पे कैसे मार रहे हो, तो सुन तो रहे नहीं होते। पढ़ लो। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कोई नहीं, जिंदगी थोड़ी खत्म होगी, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में, ये शब्द लिख लो नोटबुक में। चैट बॉक्स छोड़ो, लिखना शुरू करो। अगर मास यू या एएमयू में दिया है तो मतलब एक दो तीन चार ऐसे एटम्स की बात कर रहा है। अगर मास ग्राम्स में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स की टर्म्स में बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड वैसा ही रहता है, यूनिट कहानी बदलता है। तो 16 एएमयू ऑक्सीजन का मतलब है एक एटम का मास दिया है ना। और 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है, एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास दिया। ग्राम और ग्राम आइटम सेम नहीं है, ग्राम इज मास, मास, ग्राम आइटम इज मोल। ग्राम जो है वो तो मास है ना, ग्राम एटम अलग चीज है पूरी, मोल। सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे बच्चों, रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो, पेज ऐड करने दो मुझे। कौन सा पेज नंबर चल रहा है ये, 8वां। हम्म, सुनो। शालू, मेरा नाम आंचल है यार, तुझे मेरा नाम नहीं पता अब तक। दोबारा से करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना, मॉलिक्यूलर मास अगली बार समझ लेंगे। बात सुनो, देखो, ऑक्सीजन की कहानी से शुरू करती हूँ क्योंकि वो अभी अभी पढ़ा है। ऑक्सीजन में क्या क्या टर्म्स सुनोगे तुम, या तो तुम एएमयू की टर्म्स में कुछ सुनोगे। तनु तू जा यार, मैंने हाथ थोड़ी पकड़ा है, जा। जिनको नहीं समझा उनको सुनने दे। एएमयू, ग्राम्स, मोल या ग्राम एटम, ये चार चीजें सुनोगे। अभी मैंने क्या बताया, ग्राम एटम और मोल एक ही चीज है। घर का नाम है यार, घर का नाम। अब सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 16 एएमयू, 16 ग्राम, 16 मोल और 16 ग्राम एटम, फर्क समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, 16 एएमयू, एएमयू कब बात करते थे हम, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, एटम का मास, एक एटम का मास होता है ये तो पता ही है तुम्हें, इतने तो तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। एक एटम का मास, तो इसका मतलब 16 एएमयू में कितने एटम्स होंगे, एक एटम होगा। और 16 ग्राम लिख दिया तो, ग्राम लिख दिया तो किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं, एटम्स की टर्म्स में, मोल्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब एटम की बातें हो गई, मोल सेम वैल्यू है, मोलर मास है। एक मोल ऑक्सीजन एटम्स है इसमें, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स है, इतने सारे। बात समझे, 16 मोल का क्या मतलब होता है, एक मोल का क्या मतलब होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 16 मोल का क्या मतलब होगा, 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और 16 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, 16 मोल। अभी तो बोला घर का नाम है, विच इज इक्वल टू 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। प्लीज भगवान के लिए बता दो अब समझ आया, वैल्यूज में फर्क देख के ही समझ आ रहा होगा। 16 एमयू एक एटम की बात हो रही है, 16 ग्राम एक मोल का मास बता रहे हैं हमें, 16 मोल 16 इंटू Na, और 16 ग्राम एटम इज ऑल्सो इक्वल टू 16 मोल।
हाय, बात समझ आई? आलोक मत बोल पंजाबी, भगवान के लिए मत बोल, प्लीज, प्लीज मत बोल। ठीक है जी, फटाफट एक क्वेश्चन कर लो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी जा पाओगे। जिनको भागना है वो भाग जाओ, मेरा दिल टूटेगा कि तुम भाग गए। चलो, मेरे हिसाब से तो मत भागो यार, एक क्वेश्चन कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, मत भागो यार। नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं तुम्हें। बस ये कर दो फिर भाग जाना, प्रॉमिस अगली चीज नहीं बताऊंगी। तुम कहाँ रही हो यार, बैक कर दी मैं तो। आ हा तनु, यू डिडंट गो। बहुत अच्छा लगा मुझे। डीपीपी आ जाएगी मैम, आज ही आएगी यार। क्वेश्चन कर ले फटाफट, जब हो जाए तो बताना हो गया, फिर मैं करवा दूंगी। फिर बता देना सही हुआ था कि नहीं। चारों पार्ट कर लो फिर बता देना हुआ कि नहीं, फिर चेक करेंगे सही हुआ कि नहीं। मत भागना प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है फिर जा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए, इससे तुम यूनिट देखना सीखोगे। हो गया जी। हो गया हो गया हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, करते रहो बाकी लोग भी। हमेशा ऑप्शंस में, क्वेश्चन में यूनिट्स पे नजर जरूर मारना। बहुत बेसिक चीजों में वो यूनिट इधर उधर कर देता है, क्योंकि उसको पता है वही गलती करोगे, कैलकुलेट करना तो आता है तुम्हें। हो गया। डन डन डन। ये 14 ग्राम एन। ओके, 14 ग्राम एन। ग्राम देखते ही मोलर मास खनकना चाहिए। मोलर मास की बात हो रही है, यही चमकना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और यही आना चाहिए। मुझे ये पता है, एक एटम की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक मास 14 AMU होता है। तो 14 ग्राम्स मतलब 1 मोल नाइट्रोजन की बात हो रही है। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब Na एटम्स। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा पार्ट 28 AMU। एक एटम का मास 14 AMU होता है। एएमयू पढ़ते क्या खनकना चाहिए, एक आधे एटम की बात हो रही है, कोई मोल वोल नहीं, एटम की बात हो रही है। एक एटम का मास 14, तो 28 AMU में कितने एटम होंगे? दो। दो एटम्स, कोई एनए नहीं, सिर्फ दो एटम्स, छोटू से दो एटम्स। 4 मोल का क्या मतलब? 4 मोल, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एनए। तो 4 में 4 Na, या 4 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और ग्राम एटम किसके घर का नाम है? मोल के। जब एटम्स की टर्म्स में बात करते हैं तो मोल को प्यार से ग्राम एटम बुलाते हैं। तो 8 ग्राम एटम का क्या मतलब हुआ? 8 मोल। इसका मतलब 8 × Na एटम्स। समझे मेरे बच्चों? मैम अगर 28 ग्राम हुआ, यस मानसवी वाह, तुम तो क्वेश्चन बना दिया एक और। अगर 28 ग्राम हुआ तो 2 मोल की बात हो रही है, मतलब 2 Na एटम्स। वेरी स्मार्ट। खनका। ऑल करेक्ट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऑल करेक्ट है तो। अर्नव। ठीक है जी, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि
2:36 हो गए हैं। मन में तो तुम अच्छी चीजें बोल ही रहे होगे मेरे बारे में, क्योंकि मैंने 6 मिनट खींच दी क्लास। एनी एटम्स आर 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए फिर, चंगा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ये रिवाइज करके आना, उसके बाद अगली क्लास में दोबारा से करेंगे, सब सही हो जाएगा। अगली क्लास में थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि बेसिक को टाइम देना जरूरी था। अब तुम भी थोड़ी क्विकली करना, मैं भी थोड़ी क्विकली करूंगी। चलो, हैव फन, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से डीपीपी करना, अभी मिल जाएगी। मिलते हैं।